78 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। बजट के बाद मिला बड़ा तोहफा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं, जिन्हें पेंशन पाते रहने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पहले उन्हें भौतिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, जिसमें कई तरह की परेशानियां होती थी, लेकिन अब पेंशनधारकों की इस परेशानी को दूर कर दिया गया है। ईपीएफओ ने 2015 में अपने पेंशन भोगियों का जीवन आसान बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) को अपनाया। इसके साथ ही ईपीएफओ ईपीएस पेंशन भोगियों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर डीएलसी स्वीकार करता है। बायोमेट्रिक आधारित डीएलसी जमा करने के लिए पेंशन भोगी को किसी भी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या ईपीएफओ कार्यालय की शाखा में जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां फिंगरप्रिंट आइरिस कैप्चर डिवाइस उपलब्ध है। पेंशन धारकों को मिला तोहफा। बुजुर्गों को बैंक, डाकघर आदि में शारीरिक रूप से आने जाने में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए एमईआईटीवाई और यूआईडीएआई ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (एफएटी) विकसित की है, जिसके तहत चेहरा पहचान तकनीक का इस्तेमाल जीवन प्रमाण पत्र के प्रमाण के लिए किया जा सकता है। ईपीएफओ ने जुलाई 2022 में इस तकनीक को अपनाया। इससे पेंशन भोगियों द्वारा अपने घरों से डीएलसी जमा करने की एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया शुरू हुई और उनके लिए यह प्रक्रिया आसान और सस्ती हो गई। इससे बुजुर्ग किसी भी एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन का उपयोग कर प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं और बुढ़ापे में बैंक, डाकघर आदि जाने की परेशानी से बच सकते हैं। 1 मिनट में घर बैठे ही भर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पेंशन भोगी की पहचान उनके घर बैठे ही स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके चेहरे के स्कैन द्वारा की जा सकती है। यह प्रमाणीकरण यूआईडीएआई फेस रिकॉग्निशन ऐप का उपयोग करके यूआईडीएआई के आधार डेटाबेस से किया जाता है। 60 लाख पेंशन भोगी करते हैं इस टेक्निक का उपयोग। ईपीएफओ में इसकी शुरुआत के बाद से 2022 से 23 में 2.1 लाख पेंशन भोगियों द्वारा फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक आधारित डीएलसी जमा किए गए हैं, जो 2023 से 24 में बढ़कर 6.6 लाख हो गए, जो इस तकनीक के उपयोग में साल दर साल 200% की वृद्धि को दर्शाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2023 से 24 में 6.6 लाख एफएटी आधारित डीएलसी वर्ष के दौरान प्राप्त कुल डीएलसी का लगभग 10% है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन भोगियों से कुल मिलाकर लगभग 60 लाख डीएलसी प्राप्त हुए थे। इन 2 एप्लीकेशन की पड़ेगी जरूरत। चेहरे से पहचान की पद्धति के उपयोग के लिए अपने स्मार्टफोन में 2 एप्लीकेशन अर्थात आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। इन एप्लीकेशन के लिए ऑपरेटर का प्रमाणीकरण आधार से जुड़े मोबाइल नंबरों के माध्यम से किया जाता है। सफल फेस स्कैन सुनिश्चित करने के लिए ऐप्स में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्कैन पूरा होने के बाद जीवन प्रमाण आईडी और पीपीओ नंबर के साथ मोबाइल स्क्रीन पर डीएलसी सबमिशन की पुष्टि हो जाती है, जिससे घर बैठे ही यह प्रक्रिया सुविधाजनक तरीके से पूरी हो जाती है। पेंशन भोगियों के जीवन को बनाया गया सरल। ईपीएस पेंशन भोगियों के डीएलसी के लिए इस अभिनव और सुविधाजनक तकनीक का उपयोग जुलाई 2022 में ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई पद्धति अधिक से अधिक पेंशन भोगियों के बीच लोकप्रिय हो, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे। इस प्रक्रिया को न केवल क्षेत्रीय कार्यालयों में, बल्कि जनवरी 2023 से पूरे भारत के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे निधि आपके निकट कार्यक्रम के दौरान भी पेंशन भोगियों को नियमित रूप से समझाया जाता है। ईपीएफओ को विश्वास है कि इस सुविधा से अधिक पेंशन भोगियों का जीवन आसान हो जाएगा। ईपीएस 95 पेंशनर्स को बड़ा झटका।
आंखों में आंसू और जुबां पर सरकार को कोसने वाले शब्द। 78 लाख पेंशन भोगी 7वें बजट से हुए निराश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 7वें बजट से 78 लाख पेंशन भोगी निराश हैं। ईपीएफओ पेंशनर्स का दावा है कि उनका संघर्ष बेनतीजा रहा और सरकार उनकी पेंशन सुधारने में विफल रही। सोशल मीडिया पर नाराजगी और धार्मिक आस्था दिखी। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 7वें बजट का इंतजार देश के करीब 78 लाख पेंशन भोगियों ने बड़ी उत्सुकता से किया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशनर्स को उम्मीद थी कि इस बजट में उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन बजट भाषण के बाद उनकी निराशा और हताशा साफ झलकने लगी। पेंशनर्स की प्रतिक्रिया। पेंशन भोगी जस्टिन स्टैनिस्लॉस ने अपने गुस्से और निराशा को सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हुए लिखा, सीबीटी में अब कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है। अब कहां से उम्मीद करें? 10 साल से संघर्ष ही संघर्ष, कोई नतीजा नहीं, फिर भी हम मरते दम तक संघर्ष करेंगे। उनके इस बयान से साफ है कि पेंशनर्स का धैर्य अब जवाब दे रहा है और वे लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेंशनर्स के एडमिन मोनीश गुहा भी काफी निराश हैं। उन्होंने लिखा, उम्मीद है और मुझे यकीन है कि कोई भी हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अपना राजनीतिक कैरियर नहीं बना रहा है। यह बयान पेंशनर्स के बीच बढ़ती असंतोष और निराशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति। पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए एक पेंशनर ने कहा, ईपीएफ विभाग द्वारा एकत्रित अंशदान और उस पर मिलने वाला ब्याज ही एमपी, एमएलए, मंत्री और उनके नीचे के कर्मचारियों को प्रतिमाह 1,27,000 रुपए देता है, जो उनके वेतन से कोई योगदान नहीं देते हैं। यह स्थिति पेंशन भोगियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वे अपने पूरे जीवन की कमाई का एक हिस्सा इस फंड में योगदान करते हैं और फिर भी उन्हें उचित पेंशन नहीं मिल पाती है। हर 5 साल के कार्यकाल में वे पेंशन के रूप में कई लाख कमा रहे हैं और यह आजीवन चलता रहेगा। इसलिए वे पुराने ईपीएफ पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए कभी सहमत नहीं होते हैं। इस परिस्थिति से पेंशन भोगियों में आक्रोश और हताशा का माहौल बन गया है। धार्मिक आस्था और उम्मीदें। पेंशनर्स की इस निराशा के बीच कुछ लोग अपनी धार्मिक आस्था के माध्यम से उम्मीद की किरण तलाश रहे हैं। ब्रह्माजी राव वसंतराव ने लिखा, हम सब प्रार्थना करें, हम सब जपें, हे प्रभु, भगवान श्री राम के दूत, कृपया हमें आशीर्वाद दे ताकि असंभव संभव हो जाए। यह मंत्र सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। उनके इस बयान से पता चलता है कि पेंशनर्स अब अपनी समस्या का समाधान धार्मिक आस्था में भी तलाश रहे हैं। निष्कर्ष। इस बजट से पेंशन भोगियों की उम्मीदें एक बार फिर टूट गई है। वे अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब भी उनके हाथ निराशा ही लगी है। सरकार से उनकी मांगें और अपेक्षाएं अनसुनी रह गई हैं। पेंशन भोगियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने जीवन की संध्या में आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के साथ जी सकें। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7,500 पेंशन प्लस डा पर लोकसभा से बड़ा ऐलान। सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगी ध्यान दें, लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाया गया। सांसद श्री ए राजा ने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की तथा पेंशन भोगियों के हित में सरकार से सवाल पूछे, जिसका जवाब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से दिया गया। तो चलिए पूरी खबर विस्तार में जान लेते हैं। सांसद श्री ए राजा ने की पेंशन बढ़ाने की मांग। लोकसभा में सांसद श्री ए राजा ने सरकार से पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि किए जाने के संबंध में मजदूर संघों, जनप्रतिनिधियों से मांगे प्राप्त हो रही हैं। यदि हाँ,
तो हितधारकों की मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार महंगाई को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएस के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिया जवाब। इसका जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने इसका दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने हेतु विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष 1. नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और 2. 15,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन के 1.16% की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित और निधि के मूल्यांकन के अनुसार निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। पेंशन के फॉर्मूले में संशोधन। अगला प्रश्न सांसद श्री ए राजा ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन गणना फॉर्मूले में संशोधन करेगा, क्योंकि वर्तमान फार्मूला पेंशन भोगियों के प्रति मनमाना और पक्षपातपूर्ण है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सरकार का जवाब। इस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाता है। पेंशन योग्य सेवा पेंशन योग्य वेतन 70। यह स्पष्ट है कि पेंशन की राशि पूर्व निर्धारित फॉर्मूले पर आधारित है। तथापि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। 7,500 पेंशन प्लस दा देने का सवाल नहीं उठता। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति HEMC का गठन किया। समिति ने ईपीएस 1995 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया और अन्य बातों के साथ साथ सुझाव दिया कि बीमांकिक स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को जीवनयापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है। यह भी पढ़ें। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7,500 पेंशन प्लस दा को लेकर खुशखबरी, बजट में होगी घोषणा। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी, बजट में पेंशन भोगियों के अधिकार और न्याय की लड़ाई की होगी जीत। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस दा और हायर पेंशन न मिलने का कारण क्यों हो रही है देरी।